मिडिल क्लास के हीरो अलविदा। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मनमोहन सिंह की वो योजनाएं जिनके दम पर वो बने मिडिल क्लास के हीरो। मनमोहन सिंह को उनकी दूरदर्शी नीतियों योजनाओं के लिए जाना जाता है। उनकी योजनाओं का ऐसा था प्रभाव कि मिडिल क्लास ने न केवल उन्हें सराहा, बल्कि उनकी नीतियों ने मध्यम वर्ग की जीवन शैली को बेहतर बनाया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और साल 1991 में आर्थिक सुधारों की सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग के विकास में बड़ा योगदान दिया है। 1990 के दशक की शुरुआत में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। इसके बाद 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह को उनकी दूरदर्शी नीतियों योजनाओं के लिए जाना जाता है। उनकी योजनाओं का प्रभाव ऐसा था कि मिडिल क्लास ने न केवल उन्हें सराहा, बल्कि उनकी नीतियों ने मध्यम वर्ग की जीवन शैली को बेहतर बनाया। उनके सुधारों ने यह साबित किया कि अगर सही नीतियां लागू की जाएं, तो मध्यम वर्ग को आर्थिक स्थिरता तरक्की की ओर ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी उन्हें मिडिल क्लास का हीरो माना जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग और गरीब तबके के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की बात कर रहा हूँ मैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक थी मनरेगा। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में एक खास कानून बनाया जिसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून गांव में रहने वालों लोगों को काम दिलाने में मदद करता है। अभी भी गांव में आप लोग देखते होंगे कि मनरेगा का ऐड बन जाता है, आपको रोजगार मिल जाता है। और इस कानून के तहत अगर कोई वयस्क व्यक्ति गांव में रहता है और काम करना चाहता है तो उसे साल में कम से कम 100 दिन का काम जरूर मिलेगा। कई राज्यों में अलग अलग है। यह योजना की गारंटी है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ भी मेहनत का काम करने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे सड़क बनाना, खेतों में काम करना या कुआं खोदना। सरकार उसे इसके लिए पैसे भी देगी। और इस कानून का मकसद ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण गरीबों को गरीबी को कम करना है। वो फ्री के पैसे देने से बेहतर है, क्योंकि काम करवाया जा रहा है उसके बदले पैसा दिया जा रहा है। अच्छी बात है। मनरेगा की शुरुआत आप देखें 2005 में हुई थी, याद रखिएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 से अधिसूचित 376 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी पुरुषों महिलाओं को समान रूप से दी जा रही है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के बचत बैंक डाकघर खातों के माध्यम से किया जा रहा है। अगर आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो बेरोजगारी भत्ता दे होता है। बेरोजगारी भत्ते की दर पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 1/4 होती है। बाकी समय के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होती है। मनरेगा से समाज को क्या फायदा हुआ? मनरेगा के लागू होने से ग्रामीण इलाकों में गरीबी काफी हद तक कम हुई। उदाहरण के लिए बिहार जैसे राज्य ज्यादा गरीबी दर के लिए जाने जाते थे। ये योजना ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटी की है और ताकि उन्हें नियमित आय हो सके। अब तक करीब 33 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। मजदूरी प्रदान करने के अलावा मनरेगा ने लंबी अवधि के विकास के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सड़क संरक्षण परियोजनाओं जैसे अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान किया। मनमोहन सिंह सिर्फ विकास दर बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वे ऐसा विकास चाहते थे जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। मनरेगा जैसी योजनाओं ने उन्हें एक सच्चे सुधारक के रूप में स्थापित किया। आधार कल्याणकारी योजनाओं को पहचाने में क्रांति। जो आधार कार्ड आए अब देख रहे हैं ना, ये मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ था। वो तो क्या है, मोदी जी के समय में से काफी आगे बढ़ी ये योजना। तो 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसका मकसद हर भारतीय निवासी को एक 12 अंकों का यूनिक आधार नंबर जारी करना था। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेम्पली गांव की आदिवासी रंजना साधसे सोनेवाल नाम की महिला भारत में पहली ऐसी शख्स थी जिन्हें आधार कार्ड मिला था। और उन्हें यह कार्ड 29 सितंबर 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था। उनके बेटे हितेश को भी आधार कार्ड मिला था। हितेश के लिए आधार उनकी पहचान का पहला प्रमाण पत्र था। और आधार नंबर हर नागरिक की एक भरोसेमंद पहचान है, जिसे डिजिटल तरीके से आसानी से चेक किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ कुछ जरूरी जानकारी के साथ अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली का स्कैन किया जाता है।
और आधार में एक मजबूत सिस्टम है और जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की संभावना काफ़ी कम है। यह नकली पहचान पत्र बनाने और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करता है। आज आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान सिस्टम बन गया है और इससे कभी भी और कहीं भी किसी की पहचान पता की जा सकती है। साथ ही यह बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी सेवाओं, लाभों और सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आधार कार्ड ने गांव में रहने वाले लोगों के लिए बैंक खाता खोलना और पैसे का लेन-देन करना आसान बना दिया है और इससे उन्हें अपना पैसा सुरक्षित रखने, कर्ज लेने और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिली है। आधार कार्ड ने इंटरनेट के जरिए पैसे भेजने और लेने को भी सुरक्षित बनाया है और जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है। शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे का मौलिक अधिकार। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से लागू हुआ था और यह कानून 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त में स्कूल जाने और पढ़ाई करने का अधिकार देता है। संसद ने 4 अगस्त 2009 को आरटीई कानून पारित किया और सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। इसके साथ ही भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जिसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया है। और इस कानून का मकसद आप देखते हैं कि शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको पढ़ने का मौका मिले। यह कानून प्राथमिक स्कूलों के लिए कुछ नियम भी तय करता है, जैसे कि सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रखनी। इसके लिए सरकार स्कूलों को पैसे देगी। बच्चों को आर्थिक स्थिति या जाति के आधार पर इन सीटों पर दाखिला मिले। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया जाए। स्कूल दाखिले के लिए डोनेशन या किसी भी तरह की फीस नहीं ले सकते। साथ ही बच्चे या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता है। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है, स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है या प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे कोई बोर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं है। 2011 में शिक्षा के अधिकार कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का फैसला लिया गया था। यह फैसला था कि इस कानून के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार 10वीं कक्षा यानी कि 16 साल तक के बच्चों को दिया जाए। पहले यह सिर्फ 6 से आप देखते हैं कि 16 साल के बच्चों को था। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी जाने वाले छोटे बच्चों को भी दिया जाए। आरटीई कानून में अच्छी शिक्षा और बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाई पर जोर दिया गया और इससे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे, पढ़ना लिखना सीख रहे, खासकर वे बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जा पाते थे। हालांकि आप देखेंगे हालांकि अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, जैसे शिक्षकों की कमी, स्कूल में सुविधाओं की कमी, लेकिन आरटीई कानून हर बच्चे को शिक्षा दिलाने और समाज में बराबरी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरटीई ने आप देखते हैं कि शिक्षा को भारतीय संविधान के तहत हर बच्चे का मूल अधिकार बना दिया और जिससे देश में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों की स्कूलों में दाखिला की दर बढ़ी। गरीब और अन्य कारणों से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। अब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। यह आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आप देखते हैं जवाबदेही का कानून 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आरटीई कानून ने आम लोगों को यह ताकत दी कि वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकें। आरटीआई विधेयक को दिसंबर 2004 में संसद में पेश किया गया था। फिर 11 मई 2005 को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित किया गया था। क्योंकि देखिए, कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे विधेयक बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। आरटीआई अधिनियम को लागू कर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां ऐसा कानून मौजूद था। स्वीडन ने पहला ऐसा कानून 1766 में लागू किया था। अमेरिका ने 1966 में ऐसा कानून बनाया। यूके और भारत ने आप देखते हैं कि 2005 में इसे लागू किया। आज भारत की इस पहल को प्रेरणा मानते हुए करीब 120 देशों ने इस तरह के कानून बनाए। इस ऐतिहासिक कानून पर बहस के दौरान मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कहा था कि इस विधेयक का पारित होना हमारे हमारे शासन की प्रक्रियाओं में एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह प्रदर्शन और दक्षता का युग होगा, एक ऐसा युग होगा जो विकास के लाभों को हमारे सभी नागरिकों तक पहुंचाएगा। यह भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और आम आदमी की चिंताओं को शासन की प्रक्रियाओं के केंद्र में लाएगा। अपने पहले ही का साल आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा और जिसमें 2005 का कुख्यात 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी शामिल है। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर इस घोटाले का खुलासा हुआ था जिसने सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और कहिए आप लोग कि आरटीआई इसी के द्वारा आप देखते हैं मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में चली गई। मनमोहन सिंह का मानना था कि लोगों को जानकारी तभी मिल सकती है जब सरकार जवाबदेह हो, इसलिए उन्होंने सूचना का अधिकार कानून को लोकतंत्र के लिए एक सूरज की रोशनी जैसा बनाया कानून बताया। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए जिससे इसकी पहुंच कुछ कम हुई है, लेकिन यह अभी भी लोगों के लिए पारदर्शी और न्याय की मांग करने का एक मजबूत जरिया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट सबको भोजन का दिया
साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। इसे 22 दिसंबर 2011 को भारतीय संसद में पेश किया गया था। 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति अध्यादेश के रूप में लागू किया गया और 12 सितंबर 2013 को कानून बनाया गया। इस कानून का मकसद भारत की लगभग 70% आबादी को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गेहूँ, चावल, मोटा अनाज बेहद कम दामों पर दिया जाता है। गेहूँ 2 रुपया प्रति किलो, चावल 3 रुपया प्रति किलो, मोटा अनाज बाजरा 1 रुपये प्रति किलो। यह कानून भारत सरकार के मौजूदा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को कानूनी अधिकारों में बदल देता है। इसमें शामिल है स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण कार्यक्रम, राशन की दुकानों के जरिए सस्ता अनाज। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताओं, कुछ बच्चों को हर दिन मुफ्त का अनाज भी मिलता है। यह कानून देश में भूखे और कुपोषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे लाखों लोगों को पेट भर जाना खाना मिला और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। यह कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, बिना देरी के सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ। वो आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, 25 पैसे पहुंचते हैं, 20 पैसे पहुंचते हैं, बीच में घोटाला हो जाता है और डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है। तो ऊपर से 1 भेजा जाएगा तो 1 आपके खाते में जाएगा। ये कब शुरू हुआ था? मनमोहन सिंह के सरकार में। सरकार आप देखें कई तरह की योजनाओं के जरिए लोगों को मदद करती है, जैसे गैस सब्सिडी, पेंशन या फिर मनरेगा की मजदूरी। पहले यह पैसा कई लोगों से होकर गुजरता था, जिससे देरी होती थी और कभी-कभी पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मनमोहन सरकार ने 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था शुरू की और इसमें पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सही लोगों तक पहुंचे, पैसा जल्द पहुंचे, भ्रष्टाचार कम हो। डीबीटी को सही तरीके से लागू करने के लिए योजना आयोग में एक डीबीटी मिशन बनाया गया और जुलाई 2013 में यह मिशन व्यय विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया और 14 सितंबर 2015 तक वही रहा और इसके बाद इसे कैबिनेट सचिवालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। डीबीटी की शुरुआत 43 जिलों में हुई थी, बाद में 78 और जिलों को जोड़ा गया, जहां छात्रवृत्ति, महिलाओं, बच्चों और श्रमिक कल्याण से जुड़ी 27 योजनाओं में डीबीटी लागू किया गया। 12 दिसंबर 2014 को डीबीटी का देश भर में विस्तार किया गया। 7 नई छात्रवृत्ति योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को 300 जिलों में डीबीटी के तहत लाया गया और यहाँ पर आप देखिए आधार नामांकन ज़्यादा है। और 13 फरवरी 2015 और 19 फरवरी 2015 को जारी आदेश के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का ढांचा तय किया गया। सभी मंत्रालयों, विभागों और उनके संस्थानों पीएसयू को इस ढांचे का पालन करना और यह सभी केंद्र सरकार की योजनाओं और ऐसी सभी योजनाओं पर लागू होगा जहां व्यक्तिगत लाभार्थियों को पैसे दिए जाते हैं। डीबीटी योजनाओं में आधार जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और सही लाभार्थियों तक पहुंच में मदद करता है, इसलिए आधार को वरीयता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता भारत के लिए महत्वपूर्ण था। यह समझौता 2005 में शुरू हुआ और 2008 में पूरा हुआ। मनमोहन सिंह ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इस समझौते ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो नॉन प्रोलिफरेशन परमाणु स्थिति के प्रसार को रोकने के क्षेत्र में मौजूद साख रखता है। साल 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौता 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत ने अपने सैन्य परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निरीक्षण में रखने पर सहमति जताई और बदले में अमेरिका ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पूरा सहयोग देने का वादा किया था। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जरूर याद रखें। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस समझौते ने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया और इससे परमाणु तकनीक तक पहुंच दिलाई। इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते भी मजबूत हुए। बाकी इतिहास है। इसके अलावा भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का मौका मिला। भारत को परमाणु तकनीक में नए विकास का फायदा मिला। भारत दूसरे देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर सका। यह मनमोहन सिंह की दूरदर्शी नीतियाँ हैं। उन्होंने लाखों लोगों का उत्थान किया। भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत भावी पीढ़ियों को एक समावेशी, समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो यही योजनाएं हैं जिस कारण से बहुत लोगों को मदद हुई। मिडिल क्लास गरीब परिवारों के हीरो बन गए। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। धन्यवाद।